अच्छा, आप दोबारा कर सकते हैं? प्लीज़ प्रेरणा जी अपने बारे में कुछ बताएं। सर, मेरा नाम प्रेरणा है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की निवासी हूँ। मैं स्वयं को एक डिटर्मिन्ड, हार्ड वर्किंग, ऑप्टिमिस्टिक और डाइवर्सिफाइड पर्सनालिटी मानती हूँ। सर, मैंने अपनी एजुकेशन ग्वालियर जिले से कंप्लीट की है। मैंने स्कूलिंग AMI शिशु मंदिर स्कूल ग्वालियर, उसके बाद ग्रेजुएशन में श्रीमंत माधवराव सिंधिया मॉडल साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन में BSc और मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस जिवाजी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। सर, मेरी रुचि वेब सीरीज़ और नई फिल्में देखना है, साथ ही मुझे डिबेटिंग का भी शौक है। सर, मैं एक सार्थक सिविल सर्वेंट बनना चाहती हूँ और इस दिशा में है मेरा पहला प्रयास। अच्छा, BSc करने के बाद ये MA क्यों करते हैं? सर, BSc के दौरान मैंने ऐसा डिसाइड किया था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ। मेरा रुझान सिविल सर्विसेज की तरफ हुआ, तो मास्टर ऑफ आर्ट्स एक बेटर ऑप्शन मुझे लगा, क्योंकि इसके साथ मैं अपनी प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू कर सकती हूँ और ये मुझे प्रिपरेशन में भी हेल्प करता। इस वजह से मैंने MA पॉलिटिकल साइंस प्रिपरेशन में सर सबसे पहले तो हमारा पेपर 2 पार्ट A का सिलेबस पॉलिटिकल साइंस से काफ़ी मैच करता है। और यदि हम सिविल सर्विसेज की बात करें तो हम पॉलिटिकल साइंस में कई ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी वैल्यूएबल है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। सर, हम फॉरेन पॉलिसी के भी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं जो हमें रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करते हैं। जी सर। अगर आप भारत की आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो जो अभी रसिया यूक्रेन जो चल रहा है उसमें आपकी क्या भूमिका हो सकती है? सर, सबसे पहले तो यदि हम इस इवेंट को एनालाइज करें तो हम ये देखते हैं कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और इंडिया को सर्वोपरि अपने नेशनल इंटरेस्ट को रखते हुए एक न्यूट्रल पोजीशन बैलेंस करनी चाहिए, क्योंकि रशिया भी हमारा काफ़ी टाइम से मित्र रहा है और उनके साथ हम एकदम अगेंस्ट स्टैंड उनके अगेंस्ट नहीं ले सकते। वहीं क्योंकि भारत शांति की बात करता है, हमेशा से वासुदेव कुटुंबकम की नीति अपनाता है, तो उस केस में फंडामेंटल राइट्स जो वायलेट हो रहे हैं यूक्रेन में उनके अगेंस्ट भी मतलब हमारी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। उसको हमें बराबर क्रिटिसाइज खुलकर हम नहीं कर सकते, क्योंकि रशिया के साथ भी हमें हमारी पोजीशन बैलेंस करनी है। तो हम डायलॉग की बात कर सकते हैं, हम दोनों को परसुएट कर सकते हैं कि वो टेबल पर आकर के बात करें और इस मुद्दे को बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाए। तो इसमें USA चाह रहा है कि भारत उसके पक्ष में हो, रशिया चाह रहा है कि मेरे पक्ष में हो। जी सर, ऐसा सर पहले भी हुआ है 1950s के टाइम पे, जब 2 ब्लॉक्स थे, एक नाटो ब्लॉक था और एक रशियन ब्लॉक था जिसका नाम मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। तो उस वक्त भी सर दोनों ब्लॉक्स चाहते थे कि इंडिया उनके पाले में आए, लेकिन इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अपनाई थी जो जवाहरलाल नेहरू जी का इनिशिएटिव था, और इंडिया ने उस वक्त वर्ल्ड के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया था कि नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को हम फॉलो करके भी हम दोनों के साथ बराबर रिलेशंस बनाकर भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्व कर सकते हैं। किन लोगों ने को अप्लाई करने के लिए पंचशील का सिद्धांत रखी? जी सर। पंचशील का सिद्धांत जी उसके बारे में बताइए। सर, पंचशील का सिद्धांत 3-4 कंट्रीज की, जिसमें से एक फिलीपींस की, मैं एग्जैक्टली नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ कंट्रीज के, बट पंचशील के सिद्धांत में ये था कि हम पीस और हार्मनी को प्रमोट करेंगे, नॉन एग्रेशन होगा कंट्रीज के बीच, और एक दूसरे की टेरिटोरियल सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करेंगे और आपसी कोऑपरेशन बढ़ाएंगे। इस तरह के सिद्धांत उसमें 5 प्रिंसिपल्स दिए। अच्छा,
अभी वर्तमान सरकार को लेकर के वर्तमान सरकार ये दिख रहा है कि हमारी बहुत उपलब्धियाँ हैं, हमने जितना बाकी सरकारों ने किया उतना हमने 9 वर्षों में किया, तो आपको क्या लगता है क्या कहती है इस गवर्नमेंट में 9 साल? इस गवर्नमेंट में 9 साल जी सर, हम कोई भी चीज़ देखें, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं और जब हम नेशनल लेवल पर बात करते हैं तो कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती। ये इतना सब्जेक्टिव स्फीयर है कि हमें शुरू से धीरे धीरे प्रयास करने पड़ते हैं और जब वो सफलता में तब्दील होते हैं तो उसके पीछे एक लॉन्ग एफर्ट होता है। हम पूरी तरह से स्टार्टिंग जो गवर्नमेंट्स रही उनके एफर्ट्स को नकार नहीं सकते, लेकिन एट द सेम टाइम उनके ब्लूप्रिंट पे काम करके कई सारी पॉलिसीज ऐसी हैं जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट की है और इस डायरेक्शन में तो ऐसी वो कौन सी स्कीम्स हैं जो 9 साल में गवर्नमेंट ने शुरू की हैं जिनसे अपन विकास के मायने बन रहे हैं या जो नहीं बन रहे हैं, आप किस पे काउंट करेंगे उनको? जी सर, सबसे पहला मैं मानती हूँ एक इनिशिएटिव जो पहले प्लानिंग कमीशन का था उसको चेंज करके नीति आयोग लाया गया, जिससे हम स्टेट्स की भागीदारी भी पॉलिसी मेकिंग में हम उनको इंश्योर कर पाए। तो ये एक बॉटम अप अप्रोच को और रीजनल एस्पिरेशंस को समझने के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव था। दूसरा, यदि हम देखें सर, हमने मेक इन इंडिया को काफ़ी प्रमोट किया है। इससे जो हमारे इंडिजिनियस फैक्ट्रीज हैं और इंडिजिनियस कंपनीज फैक्ट्रीज और जो स्किल्ड वर्कर्स भी हैं उनको भी हम स्ट्रीम लाइन में लेकर आ पाए हैं। और इसके साथ विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी हमने काम किया, जैसे एनडीए में विमेन की भागीदारी सुनिश्चित करना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, बट इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रयास किए हैं। जी सर, प्रेरणा जी, आपने राजनीति विज्ञान में पीजी किया हुआ समझ देख पा रहा था, कि राजनीति में सप्तांग सिद्धांत क्या होता है? सप्तांग थ्योरी, जी सर, सप्तांग थ्योरी कौटिल्य द्वारा की हुई है। कौटिल्य पॉलिटिकल थिंकर माने जाते हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर भी हम उन्हें कह सकते हैं। इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन को 7 ऑर्गन्स में डिवाइड करते हैं, जैसे किंग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ट्रेजरी, फोर्थ, पीपल, इस तरह से 7 है। और ये 7 मिलकर के एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, एफिशिएंट स्टेट बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। कौटिल्य के अनुसार राज्य क्या है? सर एग्जैक्टली राज्य में क्या क्या काउंट होता है? सर, राज्य में एक टेरिटरी होनी चाहिए, पीपल होने चाहिए, उनको एडमिनिस्टर करने के लिए एक गवर्नमेंट होनी चाहिए और गवर्नमेंट लेजिटिमेट होनी चाहिए, लेजिटिमेसी होनी चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का किसी थिंकर ने प्रेरणा सिद्धांत दिया, मोटिवेशन थ्योरी दी है। इसकी मोटिवेशन थ्योरी आपको बहुत अच्छी लगती है और क्यों लगती है? तो मास्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है। ये 5 हायरार्की लेवल्स में दी हुई है मास्लोज के द्वारा, और इसमें हम नीड्स को हायरार्की लेवल में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति की फिजिकल नीड्स यदि पूरी हो जाए, नहीं, थ्योरी पे मैं नहीं जाना चाह रहा, कंटेंट पे नहीं जाना जी जी, आपने कहा मैस्लो की अच्छी लगती है। मैं सिर्फ ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि आपने मोटिवेशनल थ्योरी के लिए मैस्लो को ही क्यों चुना? जी सर, अगर ऐसा क्या था जो आपको उससे बेहतर बनाता है, अन्य थिंकर से बेहतर बनाता है? सर, मुझे मास्लो थ्योरी काफ़ी प्रैक्टिकल लगती है। प्रैक्टिकल इस सेंस में कि कोई भी व्यक्ति सबसे पहले हम अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करना चाहेगा, जो उसके खान पान, शेल्टर, इसके बाद ही वो कुछ एस्टीम नीड्स या फिर सोसाइटी नीड्स के बारे में सोच सकता है, रिलेशनशिप बिल्डिंग के बारे में सोच सकता है। यदि उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ ही पूरी नहीं हो रही तो वो समाज के बड़े तबके के बारे में कैसे सोच सकता है? तो उनका जो हायरार्की लेवल था वो मतलब जिस तरह से वो ऑर्गेनाइज किया गया है वो सर मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग और प्रैक्टिकल मैटर लगता है। मैं थोड़ा सा टोकना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल लेवल पर तो मैस्लो ठीक बैठती है, स्टेट लेवल पर मैस्लो की थ्योरी बैठती नहीं है। जैसे आपने कहा कि सबसे पहले ग्रुप जरूरी है ना, बाद की चीज़ें सब बाद में आती हैं। लेकिन अगर हम महाराणा प्रताप की अगर आप लाइफ स्टाइल को देखें तो वहाँ उन्होंने ग्रुप को ख़त्म किया, उसको छोड़कर उससे ऊपर वाली आवश्यकताओं को वजन ज़्यादा दिया, क्योंकि उनको स्टेट को बनाए रखना था।
तो मैस्लो स्टेट लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर फेल, मतलब उसकी जो थ्योरी है वो फेल नज़र होती है, पट्टी होती है। डू यू एग्री? सर मेरे ख्याल से ये एक पर्सनालिटी ट्रेट होता है। जब हम मास्लोस की थ्योरी देखते हैं तो वो आम जनता के लिए ज़्यादा वैलिड है। वहीं हम महाराणा प्रताप जी की बात करते हैं तो वो एक लीडर थे, एक रूलर थे और उनकी एक अपने आप में एक फाइनेस्ट पर्सनालिटी। तो मैस्लो थ्योरी लीडर्स पे काम नहीं करेगी? जी सर अवश्य करेगी, बट कुछ लोग सर, मैं मानती हूँ जो आम लोगों से थोड़े अलग होते हैं, जो अपने सेल्फ कंट्रोलिंग। तो आप लीडर बनना चाहते हैं या आम व्यक्ति बनना चाहते हैं? प्रशासन में आप आ रहे हैं तो हम आपकी भूमिका लीडर के रूप में देखना चाहते हैं कि आप SDM बने और लीड करें सोसाइटी में, है ना? तो फिर मैस्लो आपको कैसे प्रेरणा देंगे? क्योंकि आपने कहा कि जनमानस के लिए ज़्यादा उपयोगी है, लीडर्स में उतनी फिट नहीं बैठती है। नहीं आप ही नहीं? सर मैंने कहा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटीज होती हैं जो अपने पर्सनल सैक्रिफाइसेस भी उन करती हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी में आप अपने आप को नहीं मानते? सर मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहूँगी। मैं अपनी फिजिकल नीड्स को भी ऐसा नहीं है कि एकदम साइडलाइन करूँगी, प्राथमिकता दूँगी, साथ ही साथ लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए जो भी मेरा एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी मेरे दायित्व होंगे उनको भी मैं प्रायोरिटाइज करूँगी। तो मैं दोनों में बैलेंस स्थापित करना चाहूँगी। अच्छा, समान नागरिक सेक्टर क्या है? जी सर। समान नागरिक सेक्टर यूनिफॉर्म सिविल कोड। सर यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में मेंशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के फॉर्म में से मेंशन किया गया है। सर ये एक इस तरह का कोड है जो यूनिफॉर्मली इंडिया में सारे रिलीजन्स पे एप्लीकेबल किया जा सकता है, जिससे उनके जो पर्सनल अफेयर्स हैं, जैसे मैरिज, डाइवोर्स, इस तरह के जो पर्सनल अफेयर्स हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके। इस तरह से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बात करता है। अच्छा, अभी जो ट्रिपल तलाक को गवर्नमेंट ने समाप्त किया, ये पॉलिटिकल इशू है या सोशल इशू है? सर ये सोशल इशू है, कैसे? पॉलिटिकल इशू भी मैं मान सकती हूँ सर, दोनों। कैसे? सर पॉलिटिकल इशू इस वजह से क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, जो एक पॉलिटिकल अरीना का स्फीयर हो गया। और सोशल इशू इस तरह से क्योंकि इसे ख़त्म करने से समाज में जो महिलाएं हैं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनकी एम्पावरमेंट, उनका एम्पावरमेंट इंश्योर हुआ है। इस तरह से ये इशू। अच्छा, ये बताएं कि मध्य प्रदेश की कौन सी पर्सनालिटी थी जो आगे चल कर के इंडिया के प्रेसिडेंट बने? इंडिया के प्रेसिडेंट, सॉरी सर मेरे भोपाल प्राइम मिनिस्टर पता था मुझे। डॉक्टर संजय दत्त शर्मा। सर वो भोपाल के थे। अच्छा आपने मध्य प्रदेश पूछा, सॉरी सर, मैंने ग्वालियर। अच्छा, इनके बारे में कुछ बताएं। शंकर दयाल शर्मा जी के बारे में। सर शंकर दयाल शर्मा जी मूलतः भोपाल में उनका जन्म हुआ है। उन्होंने वो 9th प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के और 1992 से 1997 तक उन्होंने रूल किया है। अच्छा, प्रेसिडेंट बनने से पहले किस किस पोस्ट पर काम किया उन्होंने? सर प्रेसिडेंट बनने से पहले वो मध्य प्रदेश के भोपाल में जब डिवीजन नहीं हुआ था तो चीफ मिनिस्टर के पद पर थे। उसके बाद से उन्होंने इंदिरा गांधी जी की सरकार में यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी में भी वो मिनिस्टर रहे हैं। उसके बाद भी सर उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं प्रेसिडेंट बनने से पहले। उसके बाद वो प्रेसिडेंट की भूमिका में आए। अच्छा, जिस समय ये प्रेसिडेंट हुए उसमें कोई अच्छे ऐसे अचीवमेंट इंडिया के? सर ऐसा माना जाता है कि जब सर एकदम कोई इवेंट पर रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, पर जब 1990 का लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ था, उसके बाद हमारे देश की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं थी। इकोनॉमी एकदम से हमने ड्रास्टिक चेंज लिया था, तो उस वक्त इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में इन्होंने योगदान दिया था। क्या योगदान दिया? सर जैसे इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए लोकल जो सर पॉलिसीज़ को लिबरल करना, सिंगल विंडो सिस्टम क्लियरेंसेस को इंश्योर करना और सॉरी सर। अच्छा, बताएं कि BSF की स्थापना में गांधी जी का क्या योगदान था? BSF, सॉरी सर इसकी जानकारी।
अच्छा ये बैंक, हाँ, हाँ जब ताजमहल में बाढ़ आई थी जहांगीर के समय, तब उसने क्या क्या इनके उपाय किए थे इसके लिए बचाने के लिए? सॉरी सर, ये मैंने नहीं किया। ये वेब सीरीज लिखा हुआ है ना, वेब सीरीज देखना क्या होती है वेब सीरीज? सर वेब सीरीज एक तरह का जैसे फिल्में होती हैं, फिल्में एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती हैं, वेब सीरीज भी फीचर फिल्म्स का हम एक्सटेंशन रूप देख समझ सकते हैं, और ये इस तरह से स्क्रिप्ट की जाती है कि ये थोड़ा लंबे समय तक चले, सीजन वाइज चले। वेब स्टैंड फॉर व्हाट? मतलब वेब सीरीज नाम देना। सर वेब इस वेब मीडिया से हम समझ सकते हैं डिजिटल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इन्हें एक्सेस किया जा सकता है। वेब सीरीज। अच्छा ये बताइए, वेब सीरीज हो सकता है कि बहुत सारे सर, फायदे ये मेरा हो। केस था, सॉरी सर, एग्जैक्ट मैंने नहीं, आपने देखा था ना स्पेशल वेब सीरीज देखना। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेब सीरीज क्या मतलब है? कहाँ पे देखी आप? जी कहाँ पे देखी? सर मैंने OTT प्लेटफॉर्म्स पे OTT मतलब कहाँ पे? टीवी में देखा या मोबाइल फोन। मतलब इंटरनेट पे? OTT का फुल फॉर्म क्या होता है? सर ओवर द टॉप सर्विसेज प्लेटफॉर्म। ये वेब सीरीज के बहुत सारे प्रॉफिट हो सकते हैं, बट ऐसे कोई आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें कुछ लॉस भी हैं ये सोसाइटी को या आपका रोजगार को लेकर के, ऐसी कुछ चीज़ें हो बताइए। जी सर, वेब सीरीज के कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं। सबसे जी। पहले मैं सर पायरेसी से इंक्रीज हुई है। पायरेसी फिल्म थिएटर्स तक क्या है कि हम चेकिंग वगैरह कर सकते हैं, मतलब यदि कोई पायरेट करने की कोशिश करता है, लेकिन जब इतना एक्सेस फोन लेवल पर है तो कोई दूसरा फोन यूज़ करके भी उसको पायरेट कर सकता है, तो पायरेसी से इंक्रीज हुई है। दूसरा सर, इसमें कुछ सेंजुअलिटी कंटेंट, अब्यूजिव कंटेंट, इस तरह का कंटेंट भी एक्सेस हुआ है नॉर्मल पॉपुलेशन के बीच, जिससे एक नकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़ रहा है। तीसरा सर, कई बार ऐसा होता है कि जो इसमें स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज़ है कि कुछ वेब कंटेंट ऐसा होता है जो 18+ पॉपुलेशन के लिए नहीं है, बट उस वक्त क्या होता है 18 बिलो जो बच्चे होते हैं वो लोग भी उसको हाँ करके यस करके उसको एक्सेस कर पाते हैं, तो एकदम प्रॉपर हम इसको रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। और तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता सोसाइटी गलत डायरेक्शन में जा रही है, कुछ चीज़ ऐसी दिखाई जा रही हैं जो उसको इनकी रियल मॉडल मान करके लोग उसको फॉलो करने लगे हैं, और ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स देखे भी जा रहे हैं सोसाइटी में, एग्जाम्पल सेट हो चुके हैं। जी सर, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी तरह से वेब सीरीज़ के भी नकारात्मक प्रभाव है, लेकिन उनके सकारात्मक प्रभाव ज़्यादा हैं। और आपने ऐसी कौन सी मूवी देखी है जिसमें समाज में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता हो? ऐसी कौन सी वेब सीरीज हैं जिनका समाज में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा हो? जी सर, जैसे मैं डेली क्राइम्स की बात करूं, उसमें सर किस तरह से पुलिस प्रशासन ने जो रेप विक्टिम थी उस केस को एडमिनिस्टर किया, और किस तरह की चीज़ें उन्होंने झेलनी पड़ी, बट फिर भी एक एस्पेक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिखाया, तो समाज में पुलिस की एक बेहतर छवि इससे निकल सकती है। सर दूसरा, फर्जी की यदि बात करूँ तो फर्जी काउंटर फीटिंग पर है, और काउंटर फीटिंग में नकारात्मक प्रभाव इकोनॉमी पे क्या क्या पड़ते हैं इस चीज़ की हमें समझ आती है। लेकिन उसमें इस बात के लिए मोटिवेट भी तो किया जा रहा है कि फर्जी करेंसी इनकी निकाली जाए, पैसा कमाया सर, जाए, अभी बहुत जल्दी यानी कि पैसे वाले बन सकते सबसे हैं। क्राइम सीख रहे हैं सब। क्राइम सीखने तरीका बताया जा रहा है, रेडीमेड तरीके में। मेरा ये मानना है कि नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है बजाय कि सकारात्मक, क्योंकि अगर पॉपुलेशन एजुकेटेड है, हमारी मास पॉपुलेशन अगर एजुकेटेड है तब तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर मास पॉपुलेशन इतनी एजुकेटेड नहीं है तो वेब सीरीज का नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। सर तो आपको नहीं लगता कि आप जो है नकारात्मक चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं, आपकी हॉबी भी वही है, आप वही चीज़ देखेंगी तो नकारात्मकता और जाएगी, आप एडमिनिस्ट्रेशन में फिर हो सकता है उल्टे सीधे काम भी करेंगे। जी नहीं सर। क्यों? सर आपने कहा कि नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें सर सेल्फ रेगुलेशन जैसी चीज़ें लेकर के आनी पड़ेगी। फैमिलीज़ के और पेरेंट्स के रोल को इम्पॉर्टेंट भूमिका में प्रदर्शित करना होगा कि यदि वो बच्चों को अगर वेब कंटेंट एक्सेस करने के लिए बोल रहे हैं तो उन पर एक वॉच रखी जाए, क्योंकि हर चीज़ सर लॉस के थ्रू तो हम टैकल नहीं कर सकते। पेरेंट्स कैसे रखेंगे? आजकल बच्चे, हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल है।
सर थोड़ा सा सर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर ये तो पेरेंट्स वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी जब पूरा समाज पढ़ा लिखा होगा, जब पूरे समाज में एजुकेटेड लोग मास लेवल पर इनके मास लेवल पे जो है लोग इन चीज़ों को समझें। जब मास लेवल ही जो है वो अनएजुकेटेड है तब इसका बुरा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। सर मैं फिर से यही कहना चाहूँगी कि सेल्फ रेगुलेशन मैटर सेल्फ रेगुलेशन कैसे होगा? एजुकेटेड मासेस नहीं है तो हम अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएं वेब सीरीज को लेकर के भी। अभी मैं अच्छा, वेब सीरीज ज़्यादा देखा जा रहा है कि कोरोना काल में ज़्यादा बने हैं ना, जी सर। तो कोरोना काल पर आधारित कोई ऐसी मूवी भी बनी है जो यानी कि उसमें दिखाया गया मतलब कोरोना पीरियड को? जी सर, ऐसे अभी मुझे कोई जानकारी नहीं। अच्छा, SDM का क्या क्या कार्य होता है? सर सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, अपने जो सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी है उनको सुपरवाइज करना, जेल्स को सुपरवाइज करना, साथ ही सर जो सब डिवीजन लेवल पे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको सुपरवाइज करना। सर कुछ डेवलपमेंट गवर्नेंस में भी उनकी भूमिका रहती है, स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना। और सर CRPC के कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिनमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वो कुछ धाराएं सर लगा सकते हैं, ये वाली प्रावधान की मतलब ये वाली शक्ति को लगा सकते हैं। अच्छा, ये MP लोक सेवा आयोग चौथे पेपर के रूप में एथिक्स को क्यों शामिल किया? सर एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्टिव सिनेरियो है और एडमिनिस्ट्रेशन में चूंकि लोगों की भूमिका होती है, लोग होते हैं, लोगों के लिए है, तो उस हर चीज़ को हम रूल्स के थ्रू रूल बाउंड नहीं कर सकते हैं। रूल्स के थ्रू हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दे सकते। कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें एथिकल वैल्यूज़ को होना ज़रूरी है, एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ को होना। तो अगर उस लिहाज से हम देखें तो जब एक प्रशासन में एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ होंगी तो जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जैसे करप्शन है, अपने ड्यूटीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ है या फिर कोई भी गलत गतिविधियाँ हैं तो वो वह नहीं करते। गोदी मीडिया क्या होता है? सर मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी बट मैं एक गोदी मीडिया आप भी सोशल प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा रहती हैं तो गोदी मीडिया पर बड़ा ही सर मेरे हिसाब से गोदी मीडिया से तात्पर्य फेक न्यूज़ से है और साथ ही ऐसे मीडिया जो लोगों को एक ही डायरेक्शन में मतलब सेक्युलर इश्यूज से हट करके जो एक पर्टिकुलर धर्म, जाति या इन सब पर बात करनी हो। बाइस्ड मीडिया, गोदी मीडिया का गोदी, सॉरी सर, इसने टर्म ये पॉइंट दिया था और आजकल बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा मीडिया गोदी हो गया है। जी सर, मैं इसके बारे में जानकारी अवश्य। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है, राजनीति का भगवाकरण समझते हैं? राजनीति का सर मैं क्या समझते हैं? सर मेरे विचार से राजनीति के भगवाकरण से मतलब है कि सर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिन्होंने पॉलिटिसाइजेशन किया है। पहले तो ये बताइए कि ये एग्जिस्ट करता है पॉलिटिक्स में या नहीं, इंडियन पॉलिटिक्स के सिनेरियो में? सर कुछ स्कॉलर्स इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं कुछ अनएथिकल और बायस प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज करने के लिए। एग्जिस्ट तो करता है। जी सर। तो कैसे एग्जिस्ट करते हैं? सर उन स्कॉलर्स का ये मत है कि राजनीति के भगवाकरण से नहीं, स्कॉलर लेवल पे ये अभी जी स्कॉलर लेवल पे ये अभी मतलब विचार ही मात्र जी राजनीति के भगवाकरण या सचमुच में होगा मतलब एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट बाकी करता है, राजनीति में केवल भगवान विचार ही है। केवल मतलब विचार है। ये एग्जिस्ट करता है तभी विचार है, तभी उस चीज़ को क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्योंकि कई सारे हम देखते हैं कई टाइम पे कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं। क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जी। मतलब ये गलत चीज़ है। जी कैसे? सर यदि लोगों को रिलीजन के नाम पे मोबिलाइज करना और रिलीजन के नाम पे उन लोगों में डिवाइड क्रिएट करना, इस तरह से सर ये जो कलर है इसको हम हिंदू धर्म से जोड़ते हैं, तो हिंदू धर्म के नाम पे लोगों को मोबिलाइज करना ये चीज़ गलत है। हिंदू कोई धर्म नहीं माना जाता, सनातन धर्म माना जाता है। जी सर, मैंने एक सोशल परसेप्शन बताया, ये मेरा परसेप्शन है। आपको खुद कर दिया, जी आपको खुद कर दिया। सर आप क्या सोचते हैं, मतलब क्या राजनीति का भगवाकरण जो हो रहा है पहले तो ये हाँ या ना?
हो रहा है जी आपकी सर, मैं बात। इसका अभी स्टैंड एग्जैक्ट नहीं ले पाई। अच्छा, प्रतिबद्ध है वापस आए थे, जी, प्रतिबद्ध है वापस आए थे। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। सर, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी जो अपने दायित्वों के प्रति कमिटेड हो, साथ ही जो पॉलिटिशियंस हैं उनके द्वारा जो प्लान्स पॉलिसीज फॉर्मुलेट किए जाते हैं उनको बेटर तरीके से और एफिशिएंट तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए कमिटेड है। अच्छा प्रेरणा जी, एक चीज और अपने इंटरव्यू के लिए साड़ी परिधान को चुना, कोई विशेष सर, वैसे ये फाइनल घर नहीं। में ऐसे ही पहनते हैं आप साड़ी? नो सर, ये साड़ी पे जो प्रिंट है सर वो बाग प्रिंट है। नहीं, मैं ये जानना साड़ी को साड़ी परिधान परिधान को क्यों ही क्यों चुना है? कि आप आज के विशेष अवसर के लिए आपने साड़ी ही क्यों हाँ, पहनी? साड़ी ही क्यों चुना है? सर, ये एक प्रशासन में एक अधिकारी बनने के लिए और सिविल सेवा साड़ी जरूरी है, सिविल सर्विसेज में ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो उस तरह का पहनना पड़ेगी। नो सर। अच्छा जी, बताइए कुछ साड़ी। सर, हर एरिया का सर अपना एक डेकोरम होता है, उसको मेंटेन करने के लिए सर मैंने ये साड़ी सूट चुना और मैं खुद को सूट के कंपैरिजन में साड़ी में ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखती घर में हूँ। आप साड़ी नहीं है? नो सर। तो अभी आपने कहा तो फिर आप कॉन्फिडेंस नहीं रहते होंगे? सर, मैंने इंटरव्यू से पहले सर कई बार साड़ी पहनने की आदत डाल दी थी। अरे सीधा बोलो, विशेष अवसर पर इनके विशेष परिधान। मुझे लगता है कि ये मेरे विशेष अवसर था इसलिए मैंने इसको पहना। इतना जीवन का इतना विशेष है। हाँ, बिल्कुल। बोले हम कैजुअली नहीं पहनते हैं, बट इनके विशेष अवसर पर इनके इसको पहनते जैसे हैं। शादी में जाते हैं हाँ, तो अलग स्पेशल परिधान। अलग मेरे से विशेष अवसर है इसलिए हम पहन करके आए इसको। जीवन का बहुत बड़ा अवसर है, ठीक है, तैयारी का अवसर है। बस एक ही मतलब जबरदस्ती बोलने की समस्या हो गई सब बच्चों में। हाँ हाँ हाँ। तो चलो फिर तो ये आपने नहीं सीखा था, जिससे समीक्षा में थोड़ा सा हाँ, हाँ। किया है, इसके बारे में तुलना में। अच्छा, बट आप जिसे बताया तो बहुत कंफर्टेबल, अपने आप को ना बहुत कंफर्टेबल बहुत ईजी है, नहीं आता मना दो। अभी आपने ये खेल खेलना शुरू नहीं किया है। हाँ, आप आपस में इंटरव्यू खेलो, वो नहीं खेल रहे थे हैं? हाँ, उसको शुरू करो। नहीं, आपस में भी और यूट्यूब पे इतने सारे इंटरव्यूज IAS के या हाँ, coaching बहुत सारे हुए ना, बहुत सारे। उनको देखो आप, उनको देखना स्टार्ट करो कि जो IAS टॉपर रहे हैं उनके क्या क्या इंटरव्यूज हो रहे हैं, वो सब डले हुए हैं यूट्यूब पे। जब आप क्या देखो, मैं कितना भी आप लोगों को सिखाता रहूँ वो आपको उतना अच्छा नहीं सीखेगा। आप आपस में जो सीखेंगे ना, जब आप बोलो सबसे बेस्ट। आप कंट्रोल नहीं होते, जब आप बोलना शुरू करते हो ना तो कंट्रोल नहीं होते। रुकावट नहीं है। हमने बताया था उसको नहीं, जो आ रहा है वो भी बता रहे, जहाँ परफॉर्म नहीं है वहाँ भी अपन बताने के नाम पे आप उसको सब जरूरत है और बता भी नहीं पा रहे हो, या तो शुरू मत करो। हाँ, और ये शुरू कर दिया तो उसके बारे में बता। देखो जैसे भगवा वाला था, भगवा आपने अच्छा लग रहा था, ठीक चल रहा है, लेकिन बाद में आकर के फिर आपने कहा कि मेरा कोई स्टैंडिंग, जबकि स्टैंड तो ले लिया ना आप आगे बढ़ मैंने गए। स्कॉलर का ठीक है, आप वहीं तक रहते ना, कोई दिक्कत थोड़ी थी। स्कॉलर तक ही रहते, पॉलिटिक्स तक मत पहुँचते आप, या आप पहुँचे तो उसको आपने कोशिश भी की, वहाँ तक आपने कहा कि हाँ पॉलिटिक्स में भी आ चुका है, फिर आपने बोला कि मेरा कोई स्टैंड नहीं है, तो एकदम ये तो हाथ खड़े करने जैसा हो गया ना, सरेंडर कर दिया मैंने तो। और उल्टा कर दिया है तो विचार भी है, विचार पहले होता बाद में। पहले विचार आता है। पहले विचार होना चाहिए, फिर वो एडजस्ट करेगा। भाई काफ़ी टाइम की चीज़ चली आती है ना, तभी जा करके अभी ये चीज़ें आई हैं। मतलब या कोई भी टॉपिक हो, अगर उसके बारे में मालूम है तो शुरू करें, और मालूम है तो फिर सही डायरेक्शन में शुरू करें। इस टॉपिक में बड़ा सावधानी रखें। हाँ। इस टॉपिक राजनीति का रुतबा करें। इस विषय पे वैसे सॉरी की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोई फैक्ट नहीं नहीं, है। आपने शुरुआत की थी, ठीक अच्छा किया। बोला था बिल्कुल अच्छा। कि जैसे है। आपने कहा स्कॉलर लेवल पर है, तो आप चाहते तो वहाँ तक भी रह सकते थे, लेकिन ये भी कर सकते थे कि इनके कुछ यानी कि लोग या कुछ पार्टी इससे हाँ। इन्फ्लुएंस हो रही है या इसको पोलराइजेशन बने, वहाँ तक आप ठीक पहुँचे थे, पहुँच भी गए थे, ऐसा नहीं पोलराइजेशन का आपने बॉडी यूज किया था, ये चीज़ें, लेकिन बाद में आपने मेरा कोई स्टैंड ही नहीं है। आपने स्टैंड लेकर के फिर वो बोले मैंने कत्ल किया, सामने दिख रहा है, और मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं। अच्छी बात है, आपने वहाँ तक गए थे, बहुत बढ़िया था, इंटरव्यू अच्छा था, नो डाउट था। लेकिन बाद में आपको सरेंडर नहीं करना था। हाँ, केवल आप घबरा किस में रहे हैं कि जैसे हमारे क्रॉस क्वेश्चन होते हैं ना किसी टॉपिक पे, हाँ, हाँ, हाँ। तो आपका कंटेंट में पूरा रटा हुआ है, Confidence तो हो बस जाता है।
अच्छा सर ऐसा जैसे हार्डवेयर का आपने लिया था, मैस्लो का लिया था, तो मैस्लो का कंटेंट आपका रटा हुआ है सर ऐसा है ऐसा है। फिर मैंने कहा कि ऐसा नहीं ऐसा है, तो फिर डिस्क्रिमिनेशन में फिर क्रॉस क्वेश्चन। हाँ क्रॉस क्वेश्चन मैथिंग का लाना चाहिए, कोई ना ये चीज़ें तो आने के सामने है। ना तो दिखना नहीं चाहिए, उसको बहुत आगे चलते हैं। आपका कंटेंट मटेरियल तैयारी बहुत अच्छी है, रिटन की कॉन्फिडेंस लो है। जब आप मैंने आपको दोबारा आप जब आ रहे थे बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत लो थी, कंटेंट अच्छा है, आपने पढ़ा बहुत अच्छा है ना, लेकिन कोशिश ये करें तो प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। पूछ रहे हैं, जो पूछ रहे हैं ना उसका ही जवाब दें। तो हमको आता है, मैस्लो हमको आता है, बहुत अच्छी बात है, ये राज ये वो है, सामने वाला पूछ किस पे डिस्कस करना चाहता है बस। अब जैसे सर ने पूछा था कि स्टेट के एलिमेंट्स कौन से हैं, तो सर वो 3 ही सुनना चाह रहे थे, चौथा जो सुनना चाह रहे थे वो इम्पोर्टेंट है। सर लेजिटिमेसी नहीं, जो संप्रभुता वाली बात है, सोवरेनिटी, वो आपने वर्ड बोला ही नहीं सोवरेनिटी का, सर वही सुनना चाह रहे थे, 3 एलिमेंट को नहीं सुनना चाह रहे, लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना सोवरेनिटी वाला, वो आपने बोले ही नहीं। ओके ठीक है, बढ़िया। बढ़िया।